जब तक आप डर नहीं दिखाओगे समुद्र को, ये आपसे प्रेम नहीं करने वाला। तो वही फॉर्मूला हमें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी मान्यता का सवाल है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हुई अभी जिस गांव में मैं जाके आया, जिस बंजारे समाज को भारत सरकार चोर और बेईमान साबित करने में लगी है, उनकी मान्यता है कि हम कत्लखाना बनने नहीं देंगे। हमारी अस्मिता का प्रश्न, उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको। और पूरे गांव ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा है। तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। और ये सिर्फ एक गांव नहीं कह रहा है, उसके आजू बाजू के 11 गांव कह रहे हैं कि हम ये कत्ल। उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको। और पूरे गांव ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा है। तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। और ये सिर्फ एक गांव नहीं कह रहा है, उसके आजू बाजू के 11 गांव कह रहे हैं कि हम ये कत्लखाना नहीं बनने देंगे। तो ये 11 गांवों की ग्राम सभाएं थोड़े दिन में 100 हो सकती हैं। पूरा को सोलापुर जिले की ग्राम सभाएं ये प्रस्ताव पारित कर सकती हैं कि नहीं हम नहीं होने देंगे। तो आपकी भूमिका क्या है? आपकी भूमिका यह है कि जिन्होंने ये तय कर लिया है कि नहीं होने देंगे, उनके साथ सहयोग करना है, बस इतनी सी भूमिका है। और जो जैसा सहयोग कर सके, तन से कर सके तन से, मन से कर सके मन से, धन से कर सके धन से, जैसा भी सहयोग कर सके करिए। अपनी सीमा आप जानते हैं कि मैं कितना सहयोग कर सकता हूं, और उनकी सीमा आपकी सामने है, आपको सहयोग करना है बस। और वो इतने कन्विंस हैं इस बात से, वो कहते हैं कि कोई लड़ाई हमें लड़नी पड़े हम पीछे हटने वाले नहीं। फिर मैंने पूछा राजनीतिक दबाव आया तो उन्होंने कहा तो क्या, आता रहता है वो, तो हम पीछे नहीं हटने वाले उसमें भी। अगर उन्होंने इतना ठाम निर्णय ले रखा है तो हमको तो थोड़ा सा ही निर्णय करना है कि इनके इस काम में सहयोग देना है। लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, हमें तो सहयोग करना है। और आपका सहयोग उनके बहुत बड़े ताकत का काम करेगा। तन से कर सके तन से, मन से कर सके मन से, धन से कर सके धन से, जैसा भी सहयोग कर सके करिए। अपनी सीमा आप जानते हैं कि मैं कितना सहयोग कर सकता हूं, और उनकी सीमा आपकी सामने है, आपको सहयोग करना है बस। और वो इतने कन्विंस हैं इस बात से, वो कहते हैं कि कोई लड़ाई हमें लड़नी पड़े हम पीछे हटने वाले नहीं। फिर मैंने पूछा राजनीतिक दबाव आया तो उन्होंने कहा तो क्या, आता रहता है वो, तो हम पीछे नहीं हटने वाले उसमें भी। अगर उन्होंने इतना ठाम निर्णय ले रखा है तो हमको तो थोड़ा सा ही निर्णय करना है कि इनके इस काम में सहयोग देना है। लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, हमें तो सहयोग करना है। और आपका सहयोग उनके बहुत बड़े ताकत का काम करेगा। इतनी ताकत उनको मिलेगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अब सहयोग कैसे करना है? मान लीजिए कल को वो कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें, धरने का, प्रदर्शन का, उपवास का, सत्याग्रह का, तो आप उसमें शामिल हो जाइए। वो कोई मेमोरेंडम देने के लिए यहां आए तो आप भी उनके साथ चले जाइए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये लड़ाई अकेले वो लड़ रहे हैं, उनको ये लगना चाहिए कि पूरा समाज उनके साथ इस लड़ाई में शामिल है। और भारत के लोगों में बहुत शक्ति है। मैं आपको सच बता रहा हूं, इस देश के लोगों की इतनी बड़ी शक्ति है कि बड़े बड़े एम्पायर इस देश ने हिला दिए। श्रीमती गांधी के बारे में इस देश में एक जमाने में कहा जाता था कि उनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता, इन्हीं हिंदुस्तानियों ने उनको आसमान से जमीन पे लाया है। तो अभी तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो श्रीमती गांधी के बराबर की हो ताकत में। हां, इतनी हैसियत तो फिलहाल किसी की नहीं दिखती है इस देश में। तो ये कौन होते हैं? इनकी ताकत इतनी नहीं है। जब श्रीमती गांधी की सरकार को हिंदुस्तानी लोग आसमान से जमीन पे ला सकते हैं और श्रीमती गांधी की जमानत जब्त करा सकते हैं, तो ये हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ताकत है। बस इनको
ध्यान दिलाने वाला कोई चाहिए। जैसे रामचंद्र जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था, तुम्हारी बहुत ताकत है, तुम इस समुद्र को पार कर सकते हो, करके तो देखो एक बार। और मारा छलांग और हनुमान जी पहुंच गए श्रीलंका में। फिर राम ने कहा तुम्हारी बड़ी ताकत है, आग लगा सकते हो, लगा के तो देखो, लगा दिया। तो भारत के लोग हनुमान जी जैसे हैं, जब आप बताओगे कि बहुत ताकत है तो वो खड़े हो जाएंगे, फिर उनके सामने कोई नहीं टिकने वाला है। मेरा यह कहना है, ये सरकारें जो है ना वो हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं है। और हम सरकार चलाने के लिए वोट दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं, तो हमें अधिकार है सरकार को आदेश देने का, निवेदन करने का नहीं, आदेश देने का अधिकार है। निवेदन तो हम तब करते थे जब अंग्रेजों की सरकार चलती थी इस देश में, कि हम आपके पास एक मेमोरेंडम लेके आए हैं, इसको जरा ध्यान दीजिए। अभी तो आप बोलिए हम आदेश पत्र लेके आए हैं, इसको करिए, क्योंकि आपको वोट दिया है और नोट भी दे रहे हैं। और सरकारें तो हमारी नौकर हैं, हम तो मालिक हैं इस देश के, क्योंकि वोटर इस देश का मालिक है, टैक्स पेयर इस देश का मालिक है। आप सोलापुर महानगर पालिका को टैक्स पे करते हैं अच्छा काम करने के लिए, खराब काम करने के लिए नहीं। हम सरकारें बनाते हैं अच्छे काम करने के लिए, खराब काम करने के लिए नहीं। और सोलापुर में लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं 80% तो पक्का है कि वो जीवदया प्रेमी हैं, क्योंकि भारतीयता को मानने वाले हैं। तो वो कहें इस बात को कि हम तो जीवदया में मानते हैं, आपको हर साल टैक्स भरते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से आप कत्ल खाना चलाएं, ये तो अधिकार हमने आपको नहीं दिया है। कुछ अच्छा काम करना हो तो करिए, नहीं तो जाइए, हम किसी दूसरे को लाएंगे, आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। अच्छा काम कुछ करना है तो सड़कें ठीक कर दीजिए सोलापुर की, पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था कर दीजिए, स्कूल नहीं चलते हैं उनकी देखभाल कर लीजिए, बिजली नहीं मिल रही है उसको जरा देखिए, इस तरह के कुछ काम कर दीजिए। सोलापुर की मिलें बंद हो रही हैं, उनके लिए कुछ कर लीजिए। हमने आपको कत्ल खाना चलाने के लिए टैक्स नहीं दिया है। और ये बात सोलापुर में ही बोलने की जरूरत नहीं है, इस बात को भारत सरकार के स्तर तक बोलना है कि हम आपको हर साल 7,50,000 कोटी रुपए टैक्स में भरते हैं, इसके लिए नहीं कि आप मीट एक्सपोर्ट बढ़ाएं इस देश का। हम नहीं चाहते कि भारत से मांस का निर्यात हो, हम चाहते हैं कि भारत से दया, प्रेम, करुणा का निर्यात हो, जो हजारों साल से हमने किया है। हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जितने भी महान लोग आए हैं, उन्होंने भारतीय सभ्यता का निर्यात किया है, मांस का निर्यात नहीं किया है। और सीधे सीधे प्रश्न करने हैं कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च की सत्याग्रह अगर जयंती आप मनाते हो तो किस मुंह से ये कत्ल खाने खुलवाते हो? या तो ये पाखंड बंद करो गांधी जी का मार्च का, सत्याग्रह का, जयंती मनाने का, और सबको कहो कि हमने गांधी जी को दफन कर दिया है। और या गांधी जी को मानते हो तो उनके जीवन की सबसे महत्व की बात है कि कत्ल खाना कलम की एक नोक से बंद होना चाहिए, उसका पालन करो। या तो लोगों से कहो कि हमने गांधी जी को छोड़ दिया है, तो हिंदुस्तान के सभी नोटों से गांधी जी की तस्वीर मिटाओ, सभी डिग्री कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से गांधी जी की फोटो हटाओ, सब हिंदुस्तान के ऑफिसर्स के जो बड़े बड़े कक्ष हैं वहां से गांधी जी को हटाओ। हिम्मत है तो करो और कहो सबको कि हमने तो गांधी जी को बुला दिया है, हम नहीं मानते उनको। और अगर ये हिम्मत नहीं है तो कम से कम पाखंड तो मत करो। ये तीखे प्रश्न समाज में आने चाहिए। और ये इसलिए कि हमारी सभ्यता की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है। ये व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक नहीं है, ये सभ्यता का प्रश्न है, ये मान्यता का प्रश्न है, किसी भी राजनीति से बड़ा है। और भारतीयता में अगर मैं राजनीति को परिभाषित करूं तो राजनीति के बारे में आप मन में एक छोटा सा कहीं कॉर्नर में बिठा दीजिए कि राजनीति सिर्फ टॉयलेट रूम जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर में टॉयलेट रूम होता है ना, लेकिन पूरा घर टॉयलेट रूम नहीं हो सकता। घर का एक छोटा सा कोना टॉयलेट रूम होता है जिसमें 10-15 मिनट हम बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। राजनीति भी वहीं तक है,
क्योंकि उसके आगे तो बहुत कुछ है, किचन है, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, वो महत्व के हैं, टॉयलेट रूम नहीं है, 15 मिनट के लिए है बस। तो राजनीति भी उतनी ही है। इसको इससे ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए, नहीं तो तकलीफ करेगी आपको। राजनीति को हमने जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है, और इतना चढ़ा लिया है कि हर छोटे बड़े काम में किसी न किसी पुढ़ारी को पकड़ के लाते हैं। हाँ, मंदिर का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो जिंदगी भर बलात्कार करता रहा है, जिसने दूसरों के घर जलाए हैं, दूसरों के घर में चोरियां लगाई हैं, वो मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। राम कथा का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो चरित्र में बिल्कुल रावण से भी गया बीता है। कृष्ण कथा का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो कंस से भी 10 फीट नीचे है नैतिकता में और चरित्र। हमने सच में इनको सिर पर चढ़ा रखा है। हर छोटे बड़े काम में इनके आगे पीछे घूमते रहते, आइए जी हमारे यहां उद्घाटन। कहां फंस गए आप इनके चक्कर में। इसलिए मैंने बहुत गंभीरता से सोच विचार कर कहा है, पुढ़ारी और पॉलिटिक्स माने टॉयलेट रूम। घर की जरूरत है, लेकिन पूरा घर वो नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है, उतना ही भर रखिए उसको। उतना भर रखेंगे तो ये सीधे रहेंगे और एकदम चलते रहेंगे आपके कहने पर। जो आपने सिर पे बिठा लिया, अगर पूरा घर टॉयलेट बना लिया तो क्या होने वाला है, घर छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। इसलिए ज्यादा इनको सिर पे मत चढ़ाइए और ज्यादा इनको इस तरह से तवज्जो मत दीजिए, हर समय उनके आगे पीछे मालाएं लेके खड़े हो जाना। हम जानते हैं कि चरित्र से बहुत घटिया है, बेईमान है, चोर है, लुच्चा है, लफंगा है, लंपट है, फिर काहे के लिए मालाएं लेके खड़े हैं उसके सामने। जब जानते हैं, नहीं जानते तो बात अलग है। आपको मालूम है सब कुछ खुला है आपके सामने उसका, फिर इतना क्यों उसको तवज्जो देना। थोड़ा स्वाभिमानी तो बनिए। भारत के लोग तो स्वाभिमान के लिए गर्दन कटा देते हैं, स्वाभिमान नहीं छोड़ते हैं। हमने इतना छोड़ दिया है। तो जब आप थोड़े स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से खड़े होने लगेंगे तो ये पॉलिटिशियन आपकी इज्जत करने लगेंगे। जब इनके सामने आप गिड़गिड़ाते और रुंगराते खड़े रहे, ये आपके सिर पर चढ़ के बैठेंगे। इसलिए उनको उनकी जगह रहने दीजिए, आप अपनी जगह तलाशिए। और इस समाज में इस प्रश्न को, कत्ल खाने के प्रश्न को, भारत की सभ्यता और अस्मिता का प्रश्न बनाइए। सिर्फ कत्ल खाना रोकने तक ये सीमित नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। गांधी जी जिसको लड़ना चाहते थे आजादी के बाद, वो अधूरी है, इसको पूरा करने का काम हमें करना है। गांधी जी इस प्रश्न को पूरी सभ्यता के साथ जोड़कर देखते थे। वो कहते थे कि ये प्रश्न अंग्रेजियत का है, इससे कम नहीं है कुछ भी। तो आज भी वही अंग्रेजियत का प्रश्न हमारे सामने है। इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे उनका समाधान आप करिए। जैसे थ्योरी ऑफ यूटिलिटी की बात मैंने कही, बीमार हैं, अपंग हैं, लूले लंगड़े पशु हैं, उनका क्या करना। तो कहिए हम संभालेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं उनकी। हर एक पशु का मूत्र और उसका शेण यही इकट्ठा करें तो साल का ₹1,00,000 का इनकम है, मैंने आपसे कहा, और इसको हम सिद्ध कर चुके हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे। फिर कोई लोग ये कहेंगे कत्ल खाना तो बन गया है, 40% पूंजी लग गई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, तो क्या बन गई है तो उसका दूसरा कोई उपयोग हो सकता है। क्या उपयोग हो सकता है। जहां कत्ल खाना हो सकता है वहां गौशाला भी हो सकती है। मैं देख के आया हूं, बहुत अच्छा शेड बनाया है, वहां कम से कम 1000 गाय हम पाल सकते हैं और पूरे सोलापुर नगर को गाय का दूध पिलाएंगे। हमारे वर्धा शहर में ऐसा होता है, गाय पालने वाले किसानों की एक सहकारी संस्था बनाई है, वो रोज 56,000 लीटर दूध पिलाती है शहर के लोगों को। तो ये वर्धा में हो सकता है, तो सोलापुर में हो सकता है। तो हम वहां गाय पालेंगे, दूध पिलाएंगे और अच्छी नस्ल की गाय का पिलाएंगे, जो हम भूल गए हैं। जैसे राठी नस्ल की एक गाय होती है राजस्थान में, अद्भुत दूध देती है। एक गाय 35 लीटर दूध देती है, कोई सोच नहीं सकता। हमने तो इतनी कल्पना की है कि जर्सी गाय 35 लीटर दूध देती है, भारत की स्वदेशी राठी नस्ल की गाय 35 लीटर दूध देती है और दूध अद्भुत है उसका, जो पीते हैं वो जानते हैं उसके बारे में। तो ऐसी अच्छी अच्छी गाय लाके रखेंगे 1000-2000, उनका जितना दूध होगा वो सोलापुर में बांटेंगे। बच गया तो दही बनाएंगे, दही से ताक बनाएंगे, ताक दूसरों को देंगे और मक्खन हम निकाल के उसका घी बनाएंगे। घी यहां के मंदिरों में काम आएगा। मंदिर तो बहुत है ना, तुलजा भवानी का मंदिर है, अक्कलकोट का मंदिर है, मंदिरों का शहर है ये तो। आजू बाजू में इतने तीर्थ स्थान है, सब जगह घी काम आएगा।
और एक बहुत बड़ा काम और आएगा, वो ये, मैं गांव-गांव में घूमता हूं, शेतकरी बांधवों से कहता हूं कि आप गाय रखते हो? हां रखते हैं। तो उसको गर्भाधान कैसे कराते हो? तो कहते हैं इंजेक्शन लगाते हैं। सत्यानाश, इंजेक्शन लगा के उसको गर्भाधान कराते हैं। तो क्यों कराते हो? तो वो मुझे एक मायूसी में बात कहते, राजीव भाई हमारे गांव में बैल नहीं है, सांड नहीं है, क्या करें? तो चलो हम एक केंद्र बनाएं यहां पर जो अच्छे किस्म के सांड पालने का हो और सब गांवों में उपलब्ध कराएं उसकी सेवा। राठी नस्ल की गाय है तो राठी नस्ल का सांड भी है, थरपारकर नस्ल का है, साहिवाल नस्ल का है। भारत में 40 नस्ल के बहुत उत्तम किस्म के सांड हैं, उनको यहां लाके रखेंगे। जिसकी जरूरत हो वो गांव में लेके जाए और उसकी गाय को या तो यहां छोड़कर जाए, सेवा उसको प्राकृतिक रूप से मिलेगी। तो परिणाम क्या निकलेगा? वो गाय की नस्ल सुधरती चली जाएगी। आप जानते हैं ये इंजेक्शन लगा लगा के गाय को जो गर्भवती किया जाता है उससे नस्ल खराब होती है और 3 नस्ल के बाद तो गाय दूध देना भी नहीं संभव होता है। तो इस नस्ल को वापस सुधारें तो प्राकृतिक तरीके से ही उसको गर्भाधान कराएं, उसके लिए सांड उपलब्ध कराएं। और ये इंजेक्शन देने वाले डॉक्टरों को पता नहीं मन में अंतरात्मा झकझोरती है कि नहीं, टाइम बे टाइम इंजेक्शन लगा दिया, सोचो क्या होगा। हालांकि वो डॉक्टर मानते हैं कि हमने फिजियोलॉजी पढ़ा है, एनाटॉमी पढ़ा है, लेकिन इतने मूर्ख लोग हैं, इनको अक्ल भी नहीं है, समझ भी नहीं है कि उसी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के आधार पर मैं उनसे सवाल करता हूं, तुमको क्या मालूम टाइम आया है कि नहीं आया? बताओ ना, कैसे मालूम तुमको? कोई यंत्र है तुम्हारे पास जो ये बता सके? और बेटाइम इंजेक्शन तुमने लगा दिया तो क्या होने वाला है उस गाय का? बहुत बड़ा पाप हो रहा है इस देश में। तो ये कम से कम पाप बंद हो, इसके लिए एक हम केंद्र खोल दें यहां पे और 100, 200, 500 अच्छे सांड रखें जो गांव-गांव उपलब्ध हों। और तीसरा बड़ा काम, यहां बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जीव दया का काम करती हैं, वो सब संस्थाएं मिलकर वहां एक अच्छा हॉस्पिटल चलाएं गाय के लिए, बैल के लिए, बछड़े के लिए, भैंस के लिए, कुत्तों के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल की जरूरत है, जैसे हमें जरूरत है उनको भी जरूरत है। उनके एक्सीडेंट होते रहते हैं, बेचारे लंगे पांव घूमते रहते हैं, कोई तो चाहिए जो उनकी सेवा करे, सारवार करे। तो एक अच्छा हॉस्पिटल हो सकता है, पशु चिकित्सालय हो सकता है और डॉक्टर भी अच्छे हैं जो वहां पर सेवा दे सकते हैं। और सबसे बड़ा काम यह हो सकता है कि भारत के काश्तकार को, शेतकरी को ट्रेनिंग देने का, गाय को कैसे रखना। अभी तो हम भूल गए, जो शेतकरी उसको इंजेक्शन लगवा सकते हैं इसका माने तो वो भूल गए सब कुछ। फिर गाली देते हैं गाय दूध नहीं देती, देगी कैसे? तुम गाय के मन मर्जी से करो तो वो दूध दे तुम्हें, तुम उसके मन के खिलाफ जाओगे, कैसे देने वाली है? तो इतना समझ अगर हमारी कम हो गई है तो इसका माने इस पे तो ट्रेनिंग कैंप करने पड़ेंगे, किसानों के सेमिनार्स करने पड़ेंगे, सिंपोजियम्स करने पड़ेंगे, वर्कशॉप करनी पड़ेगी, जिसमें उनको समझाया जाए कि भाई गाय का दूध क्या क्या तरीके से बढ़ सकता है। मैंने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया था। एक गाय मैंने लिया था आज से 6-7 साल पहले जिसको कुछ भी दूध नहीं था और उसको एक ही काम किया, प्राकृतिक तरीके से उसको गर्भाधान शुरू किया। वो गाय ने 3 पीढ़ियां दिया और 4थी पीढ़ी अभी हमारे घर में है, वो 13 लीटर दूध देती है और 4 पीढ़ी पहले वो कोई कुछ दूध नहीं देती, सिर्फ एक ही काम किया। और ऐसे कई छोटे छोटे काम हैं, जैसे गाय को रोज सुबह जवारी का भाखरी और गेहूं वे खिला दो, गुड़ खिला दो, देखो दूध कितना बढ़ता है। बिना यूरिया, बिना डीएपी का घास चारा खिलाओ, दूध बहुत तेजी से बढ़ता है। पानी उसको दिन में 2 बार की जगह 4 बार पिलाओ, दूध बहुत तेजी से बढ़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बस बताने की हैं, किसान इसको कर सकेंगे, लेकिन बताने के लिए कोई केंद्र तो चाहिए। तो यहां चलाएंगे ना, जहां कत्ल खाना खुलने वाला, यहां केंद्र चलाएंगे, ये बेकार नहीं होने वाला। फिर कहेंगे जी मशीन खरीद लिया है तो क्या, बेच दो भंगार के भाव, खरीदने वाले हैं। और किससे खरीदा है तुमने? कहेंगे जी मशीन हम खरीद लाए हैं, तो हमारे टैक्स के पैसे की है ना या तुम्हारे गांठ से लाए हो? पूछो ना इनको। मशीन तो हमने टैक्स दिया, उस पैसे से लाए हो, हम कहते हैं बेच दो भंगार के भाव, तुम कौन हो तो परेशान होने वाले हो, हमारा टैक्स का पैसा है। और कोई खरीदता नहीं तो हम खरीद लेंगे वापस। क्योंकि मैं आपको एक जानकारी दूं, इंजीनियरिंग में कोई भी मशीन कभी भी बेकार नहीं होती, उसका स्वरूप बदल के आप उसको कोई भी दूसरे काम में ले सकते हैं। अभी जो मशीन आई है वो काटने के लिए है, इसके ब्लेड निकाल दो तो वही मशीन दूसरे काम करेगी, कुछ बेकार नहीं होने वाला उसमें।
ब्लेड को आप बेचना हो तो बेच दो, नहीं तो उससे भी दूसरे काम कर सकते हो। जो पशु प्राकृतिक मौत मर रहे हैं उनकी चमड़ी उतारने में यही ब्लेड काम आएंगे। तो मशीन बेकार नहीं है, बिल्डिंग बेकार नहीं है, दोनों काम में आएगा। और नगर पालिका कहे कि जी इसका पैसा कौन देगा, तो उनसे कहो कि किसके पैसे से बनी है, पूछो ना, नगर पालिका कहां से पैसा लाई है। कहेंगे केंद्र सरकार की सब्सिडी है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी कहां से दिया है? हमने इनकम टैक्स भरा है, उसमें से दिया है। हमने सेल्स टैक्स भरा, उसमें से दिया। हमने सर्विस टैक्स दिया, उसमें से दिया है। केंद्र सरकार कहां से लाई? उनके पास क्या पैसा पेड़ पे उगता है? भारतवासी हैं जो हर साल टैक्स भरते हैं, उसमें से वो सब्सिडी देते हैं, तो हमारा पैसा है। हम तय कर रहे हैं कि इसको क्या करना है। और अगर वो कहते हैं कि जी ये बिल्डिंग में हमने कहीं से कर्ज लेके बनाया है, तो ठीक है, बिल्डिंग हम खरीद लेंगे। और मैं मानता हूं कि सोलापुर में मेरे जैसे लोग अगर झोली फैला के भीख मांगने निकल जाएं तो इतना तो इकट्ठा हो ही जाएगा जितना बिल्डिंग का चुका सके। सोलापुर अभी इतना गरीब नहीं हो गया है। इतने जीवदया प्रेमी तो यहां निकल ही आएंगे जो 10-10 रुपए भी दान करेंगे, 100-100 रुपए भी दान करेंगे तो बिल्डिंग का पूरा पैसा निकल आएगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। हम इन सब प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। हमारी मान्यता है, हमारी सभ्यता है, हम कहीं तक भी जा सकते हैं उसके लिए। और ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाए कि ये हमारी मान्यता का प्रश्न है, ये टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ही इसके लिए बहुत कुछ कर देंगे। आदमी जो है ना, मान्यता के लिए ही जीता है। और वो जिंदा तभी तक रहता है जब तक उसकी मान्यता जीवित है। उसी दिन मर जाता है जिस दिन मान्यता चली जाती है उसकी। तो आप अपनी मान्यता को जीवित रखें, भारतीयता को जीवित रखें। जो सभ्यता हमने पाई है सच में अनमोल है। दुनिया के बहुत सारे देशों की सभ्यताओं का अध्ययन करने के बाद अब मुझे लगता है कि भारत सच में महान है। पहले मुझे लगता था ये लोग कहते हैं भारत महान है, भारत महान है। क्या महानता है इसमें? महानता ये है कि हम पुनर्जन्म में मानते हैं और वहां से सब कुछ हमारा व्यवस्थित निकलता है। और दूसरे मानते ही नहीं है तो वहां से सब टेंशन ही टेंशन निकलता है। पुनर्जन्म में से टेंशन नहीं निकलेगा कभी। टेंशन निकलता है जब एक ही जन्म है, तो स्ट्रेस निकलता है एक ही जन्म में से। पुनर्जन्म में से तो शांति 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 ही निकलती है। ये है हमारी महानता। ये हमारी महानता है कि जब विपत्ति आती है, तकलीफ आती है, तो सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का बलात्कार नहीं करते, एक दूसरे की चोरी नहीं करते। मैं कहता हूं एक आखिरी बात और फिर खत्म करता हूं। मेरा एक दोस्त है, अमेरिका में रहता है। थोड़े दिन पहले उसने मुझे ईमेल किया। कैलिफोर्निया के पास एक गांव में रहता है, कैलिफोर्निया स्टेट में रहता है एक गांव में। तो उसने मुझे ईमेल किया और बोलता है, राजीव भाई मेरा घर जल गया। तो मैंने कहा सो व्हाट, जल गया तो जल गया, क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा नहीं मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ। उसने कहा जब मेरा घर जला तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड आ गया और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। फिर तुरंत ही इंश्योरेंस कंपनी वाले आ गए, चेक लिख के देके चले गए। फिर पुलिस आ गई, मेरे घर में FIR नोट करके चले गए। तो मैंने कहा फिर क्या है? उसने कहा मेरा पड़ोसी नहीं आया। मैंने कहा भाई तू अमेरिका में रहता है, भारत नहीं है ये। अमेरिका में घर जलता है तो सब कुछ आता है, पड़ोसी नहीं आता। और भारत में अगर घर जल गया तो कोई नहीं आएगा, सबसे पहले पड़ोसी आएगा। फायर ब्रिगेड वाले कहेंगे अभी पानी नहीं है टैंक में, 2-3 घंटे बाद पानी भर के आएंगे। पुलिस कहेगी हमको फुर्सत नहीं है, यहां आओ और FIR कराओ। सरकार कहेगी 2-3 साल बाद इंश्योरेंस का पेमेंट होगा। कोई नहीं आएगा, पड़ोसी पहले आ जाएगा। ये तो सभ्यता है। इसी सभ्यता को बचाने की लड़ाई है ये, जो दूसरे देशों के पास नहीं है। जॉर्ज बुश और अमेरिका इससे वंचित है और हमारे पास ये है। जो है अच्छा है तो बचा के रखना है, और कहीं खराब हुआ है तो अच्छा बनाना है। हमारी सभ्यता में कहीं कुछ खराबियां आ गई हैं तो उसको अच्छा बनाना है, और जो अच्छा है उसको संजो कर रखना है। ये ध्येय है हमारा, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो आप भी, हम भी, सब मिलके करें, शायद हो जाए।
और ये होने में असंभव कुछ नहीं है। यहां आपने मंच पे देखा था हमारे 2 कार्यकर्ता राजकुमार बरड़िया और संदीप वैद, ये अमरावती से आए हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने वहां एक कत्लखाना बंद कराया। और ऐसा ही अमरावती महानगर पालिका ने प्रस्ताव किया, बिल्डिंग बनना चालू हो गया, मशीनरी खरीद ली गई, सारे कुतर्क जो यहां हैं वो वहां भी थे। लेकिन वहां जब समाज इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया तो नगर महापालिका ने सरेंडर कर दिया, प्रस्ताव भी वापस हुआ, मशीन भी चली गई, बिल्डिंग भी वैसे। तो अमरावती में हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। दुनिया में कहीं भी कोई काम असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है, महत्व इस बात का है। आप थोड़ा संकल्प ले लें, गांव के लोगों ने संकल्प ले लिया है, 11 गांव वालों ने संकल्प ले लिया है, और थोड़े दिन में 10-20 गांव इसमें जुड़ जाने वाले हैं। बस संकल्प बढ़ता चला जाएगा, काम हो जाएगा। अब इसमें टेक्निकली एक छोटा काम करने की जरूरत है कि महानगर पालिका में जो नगर सेवक हैं इनको एक एक को समझाने की आवश्यकता है। हो सकता है बहुत सारे नगर सेवक इसी भ्रम में हो, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, कि बेकार है तो काट दो, क्या फर्क पड़ता है। तो उनको ये बताने की जरूरत है। हो सकता है वो समझ जाएं, क्योंकि ये मन नहीं मानना चाहिए कि यहां जितने भी हैं वो सब बहुत ही समझदार होंगे। उनकी समझ दूसरे तरह की हो सकती है। तो अगर हम उनको ठीक कर पाए समझ के स्तर पर तो वो हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि हमारा उनसे कोई झगड़ा थोड़ी है। हम तो सभ्यता और मान्यता की बात लेके जा रहे हैं, व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है। कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का, कोई राष्ट्रवादी का है, कोई शिवसेना का, ठीक है, जो जहां है रहे। हमारा तो प्रश्न उससे बड़ा है, बीजेपी से बड़ा है, कांग्रेस से बड़ा है, राष्ट्रवादी से बड़ा, शिवसेना से बड़ा, क्योंकि सभ्यता मान्यता का प्रश्न है। तो बड़े प्रश्न है, तो उसी बड़े फलक पे हमें हल करने। तो ऐसी एक विनती मैं आपसे करने आया कि आप इस काम को बहुत महत्वपूर्ण मानकर जीवन में बहुत ऊंचे स्थान पर इसको दर्जा देकर थोड़ा प्रयास करें तो जरूर हो जाएगा। आप जितने लोग यहां हैं रोज अगर 1 घंटा भी इस काम में लगाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं ये काम हो जाएगा। कुछ असंभव नहीं है इसमें, बस एक बार आपको खड़े होने की बात है। अब खड़े कैसे हो? कभी नगर महापालिका में बड़ी बैठक होगी तो आप सब लोग कम से कम उस दिन नगर पालिका के सामने उपवास करें, सैकड़ों की संख्या में करें, माताएं भी हों, बहनें भी हों, पुरुष भी हों, बच्चे भी हों। उसका नैतिक असर बहुत होता है, बहुत होता है। गांधी जी हमेशा इसका इस्तेमाल करते रहे। उसमें हम तो शुद्ध होते ही हैं, सामने वाले पर असर बहुत होता है। तो अगर नगर महापालिका में ऐसा कुछ होता है, आपने किया, कौन जाने उसी दिन नगर महापालिका में प्रस्ताव वापस हो जाए तो सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। ऐसे ही इन नगर सेवकों के घर घर जाकर उनको कन्विंस करना इस बात से, वो भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए ये अपने कार्यकर्ताओं ने एक छोटी सीडी बनाई है, वो आप सबको दिखा दीजिए कि कत्लखाने में होता क्या है अंदर। एक बार कोई देख लेगा, अंतरात्मा हिल जाती है। और नगर सेवकों के पत्नियों को और उनके बच्चों को पहले दिखा दीजिए। हां, ये मैं अनुभव से कह रहा हूं आपसे। किसी को अगर ठीक करना है ना तो उसकी पत्नी और बच्चों के रास्ते से करिए, बहुत आसानी से होता है। सीधे कहेंगे तो बहुत अहंकार में बात करें। मनुष्य का जो स्वभाव है ना वो सांप जैसा होता है। सांप आपने देखा है ना, सड़क पे चलेगा ऐसे ऐसे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधे कभी नहीं चलता। जब घर में घुसता है बिल्कुल सीधे जाता है। घर में टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी बीवी को उसकी बहुत सारी पोल मालूम है, बच्चों को सब मालूम है। इसलिए बीवी बच्चों के सामने टेढ़ा नहीं रह सकता, एकदम सीधा है। तो जहां वो सीधा है वहीं चोट करिए ना। तो उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को आप दिखा दीजिए, देखो कत्लखाना कैसा होता है। वो अपने पति को या अपने पिताजी को कन्विंस कर लेंगे, आप लड़ाई जीत लेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। और बहुत अच्छा होगा जब आप ऐसा कोई धरना प्रदर्शन करें तो उनकी पत्नी और बच्चे भी उसमें शामिल हों कि बंद करो ये। और ये बिल्कुल संभव है, इसमें असंभव जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो सब भारतीय हैं। सभ्यता में उनके वही मन में है कि पुनर्जन्म होगा। पूछ लो नहीं तो जाके, मानेंगे तो वो भी कि पुनर्जन्म होगा। तो तुमको अगली बार गाय का जन्म मिला और ऐसे ही कत्लखाने में काटा तो वो आएंगे आपके साथ।
ये जरूर होगा कि उनके ऊपर अपनी अपनी पार्टियों का थोड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि पार्टियां बहुत अहंकार में डूबी हुई है। पार्टियों को ऐसा लगता है कि सारा देश वही चला रहे हैं। वास्तविकता यह है कि देश अपनी गति से चल रहा है, पार्टियों का उसमें कोई योगदान नहीं। आप देखो ना, इस देश में जन्म होते हैं, शादी होते हैं, ब्याह होते हैं, मरण होते हैं, पार्टियों की क्या भूमिका है उसमें? है कुछ? तो देश तो अपनी गति से चल रहा है, पार्टियों को यह अहंकार हो गया कि हम देश चला रहे हैं, हालांकि वो देश को डुबो रहे हैं, चला क्या रहे हैं। 58-59 साल से हमने सबको देख लिया है, एक ने खड्डे में डाला, दूसरा उसने उससे ज्यादा खड्डे में डाल दिया। तो इनको ये अहंकार है, उस अहंकार के तहत वो दबाव डालेंगे। वो दबाव से आपको थोड़ा दो चार होना पड़ेगा, उसमें ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं आने वाली। आप अपने स्टैंड पे खड़े रहिए बस,